हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 7 भूगोल का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में अगला टॉपिक जो था वो था वायुदाब। वायुदाब क्या होता है? वायुदाब को जानने से पहले आपको कुछ बात बताते हैं। जैसे कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। और यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, यानी कि हमारे शरीर पर वायु चारों तरफ से दाब लगाती है, एक बल लगाती है, और उसी के रिएक्शन में हमारा शरीर अंदर से वायु के विपरीत दिशा में एक बल लगाता है, जिसकी वजह से बैलेंस बना रहता है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। जैसे कि चांद पर या फिर अंतरिक्ष पर जब यात्री जाते हैं तो वे एक ऐसी पोशाक पहनते हैं जिसमें अंदर हवा भरी होती है। क्यों भरी होती है? क्योंकि पृथ्वी पर जब वो होते हैं तो उनका शरीर भी एक बल लगा रहा है वायु के विपरीत, और वायु बल लगा रही है शरीर के ऊपर। लेकिन अगर वो चंद्रमा पर जाएंगे जहाँ पर वायु नहीं है तो वहाँ पर वायुदाब भी नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उनका शरीर ही जब दाब लगाएगा ऊपर की तरफ तो उनकी जो रक्त शिराएं हैं वो फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री से खून भी निकल सकता है। इसीलिए उनके जो पोशाक है उसमें हवा भरी जाती है कि वो वायुदाब है वो बैलेंस बना रहे। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर जो वायुदाब है वो तेजी से कम होने लगता है। समुद्र का जो लेवल है उस पर वायुदाब सबसे ज़्यादा होता है और ऊंचाई पर जाने पर घटता जाता है। और वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण है वो किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है, यानी कि वायु जहाँ पर गर्म है वहाँ पर वायुदाब भी कम होगा, क्योंकि वायु गर्म होने पर हल्की हो जाती है और हल्की होने पर ये ऊपर की तरफ उठने लगती है, और वहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे दूसरी जो ठंडी वायु होती है वो आकर के उसका स्थान ले लेती है। तो अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। तो निम्न दाब क्षेत्र कैसे बनता है कि जब वहाँ पर वायु गर्म हो जाती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। जैसा कि आपने सुना होगा, जब बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है तो वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती हैं और बारिश होने लगती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है और इसके फलस्वरूप यह भारी होती है, और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश हो जाता है। सबसे पहली बात याद रखिए कि वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ये बात हमेशा याद रखिए। अब देखिए, पवन क्या होती है? जो वायु गतिशील होती है उसे पवन कहा जाता है, और वायु उच्च दाब से हमेशा निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। और पवनों के जो नाम हैं वो हमेशा जिस दिशा से वो आ रही है उसके आधार पर ही रखे जाते हैं। जैसे कि पश्चिम से जो पवनें आती हैं उन्हें हम पछुआ पवन बोलते हैं। और पवनें क्या है, पवनें अलग अलग तरीके की होती हैं। बहुत ज़्यादा स्पीड भी चलती हैं, कुछ स्लो भी चलती हैं, तो वो अलग अलग तरीके की होती हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक तो होती हैं स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। अब यहाँ पर इस चित्र में आप देखेंगे पूरी की पूरी पृथ्वी को बांटा गया है। तो ये जो एरिया है यह है भूमध्य रेखीय निम्न दाब, जो डोल्ड्रम बोला जाता है। भूमध्य रेखा पर यहाँ पर निम्न दाब होता है। जैसा कि आपको बताया गया है कि पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर उत्तर की तरफ और मकर रेखा से थोड़ा सा दक्षिण की तरफ यहाँ पर उच्च दाब बना है, उपोष्ण उच्च दाब और उपोष्ण उच्च दाब। और उसके ऊपर और आप चलेंगे नॉर्थ में और साउथ में तो अधोध्रुवीय निम्न दाब बनता है, और यहाँ पर अधोध्रुवीय निम्न दाब है। फिर है ये जो ध्रुवों पर उच्च दाब होता है। तो अब यहाँ उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ कौन सी पवनें हैं? ध्रुवीय पवनें हैं, और ये ध्रुवीय पूर्वी पवनें हैं क्योंकि पूर्व दिशा से आ रही हैं। इसी तरीके से ध्रुवों से निम्न दाब की तरफ चल रही हैं ध्रुवीय पूर्वी पवनें, जो कि साउथ पोल पर हैं। तो ये भी हैं ध्रुवीय पूर्वी पवनें। अभी यहाँ पर ये निम्न दाब की तरफ फिर से आएंगी इस उच्च दाब से, इधर भी ये निम्न दाब की तरफ भी और इस निम्न दाब की तरफ भी, सेम ऊपर भी है उत्तरी अक्षांश में। उपोष्ण उच्च दाब की तरफ से जो पछुआ पवनें हैं वो जाएंगी अधोध्रुवीय निम्न दाब की तरफ, इन्हें बोलते हैं सनातन पछुआ पवन। और जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो जाएंगी भूमध्य रेखीय निम्न दाब की तरफ। सेम यहाँ पर होगा दक्षिण में भी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, ये वर्ष भर चलती रहती हैं। ये क्या है? दक्षिण पूर्व से आने वाली व्यापारिक पवनें हैं जो कि निम्न दाब की तरफ जा रही हैं।
सेम ऐसे ही उत्तर पूर्व की तरफ से आने वाली पवनें हैं जो निम्न दाब की तरफ जा रही हैं, ये वर्ष भर चलती रहती हैं और लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, इन्हें बोलते हैं स्थायी पवनें। और मौसमी पवनें कौन सी होती हैं, जो कि एक विभिन्न ऋतुओं में चलती हैं, जैसे कि भारत में मानसूनी पवनें। और स्थानीय पवनें यानी कि लोकल पवनें कौन सी होती हैं, जो कि एक छोटी सी एरिया में वर्ष के कोई स्पेशल टाइम में आती हैं, जैसे कि लू चलती है जैसे उत्तर भारत में, वो गर्मियों के टाइम में आती है। चक्रवात बनते हैं निम्न दाब वाले क्षेत्र में, जैसे कि भारत के पूर्वी समुद्री तट जैसे कि बंगाल की खाड़ी है, वहां से उठने वाले चक्रवातों का खतरा हमेशा बना रहता है। कहाँ पर, हमारी जो पूर्वी तट रेखा है, समुद्री रेखा, जैसे कि उड़ीसा, बंगाल। फिलहाल आजकल जैसे एम्फन आया हुआ है, तो एम्फन कैसे बना था, बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व के साइड में निम्न दाब का क्षेत्र बना और वो धीरे धीरे बड़ा होता गया और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बांग्लादेश के तटों को उसने क्षति पहुंचाई। तो इस तरीके से ये क्या होता है, निम्न दाब क्षेत्र बनने के बाद चक्रवात आ जाते हैं, बहुत ही जोर से हवा चलने लगती है। अभी बात करते हैं आर्द्रता के बारे में या फिर नमी के बारे में, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को बोला जाता है आर्द्रता। जलवाष्प क्या होती है, जो जमीन पर जो जलाशयों वगैरह में जो पानी होता है, जब उसका बाष्पन होता है तो वो जलवाष्प बन जाती है और ये जलवाष्प हवा में मिलती है, इसे बोला जाता है आर्द्रता या फिर नमी। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस दिन हम बोलते हैं आज काफ़ी ह्यूमिडिटी है, बहुत ही आर्द्र दिन होता है। और जैसे जिस दिन ज़्यादा जो वायु ज़्यादा गर्म होती हैं उनमें जलवाष्प ज़्यादा धारण करने की क्षमता होती है, इस प्रकार वह दिन बहुत ज़्यादा आर्द्र हो जाता है। और आर्द्र दिनों में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि हवा में नमी होती है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है और यह ठंडा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाता है टेम्परेचर कम होता है, ठंडा होता जाता है, तो जलवाष्प संघनित होकर या ठंडी होकर जल की बूंदें बनाती हैं और बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। और जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर नहीं पाती हैं तो ये वर्षण के रूप में यानी कि वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। जैसे कि आपने आसमान में देखा होगा रॉकेट या फिर जो जेट जाते हैं तो उनके पीछे सफ़ेद रास्ता बन जाता है। वो क्यों बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हवा बहुत ही कम होती है। वायु कम गतिमान होने की वजह से उसमें हवा में जो भी नमी होती है वो दूर से दिखाई देती है, तो एक रास्ता जैसा बन जाता है। तो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है और ज़्यादातर भौम जल यानी कि जो जमीन में रहने वाला जल है वो वर्षा के जल से ही मिलता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं, जहाँ पर पौधे काट दिए जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, कटाव ज़्यादा होता है और बाढ़ आ जाती है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। संवहनी वर्षा क्या है, जैसे पृथ्वी से जल वाष्पन हुआ और ऊपर जाकर के जब ज़्यादा भारी हो जाती हैं, बूंदें बन जाती हैं तो वो बरस जाती हैं। इसी तरह पर्वतीय वर्षा है, जो बादल है, बादल जब किसी पर्वत से टकराते हैं, बादल भरे हुए होते हैं बारिश से, पानी से, तो वो पर्वतीय वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा तो गर्म वायु और ठंडी वायु के बाद जो रिजल्ट से बनती है उसे बोलते हैं चक्रवाती वर्षा। अब यहाँ पर है वर्षण के दूसरे रूप भी होते हैं, जैसे बर्फ गिरना, ओला बरसना, ये भी वर्षण का ही एक रूप है। पौधे और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल मिलता है और यदि वर्षा कम होती है तो जल की कमी और सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। अभी कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल क्या है दोस्तों? हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु की एक परत है उसे बोला जाता है वायुमंडल, जिसमें बहुत सारी गैसें हैं जिनसे हम सांसें लेते हैं। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है? एक तो नाइट्रोजन 78% प्लस ऑक्सीजन 21%, यानी कि 99% भाग ओनली 2 गैसों से बना है। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। मौसम किसे कहते हैं? तो पूरे दिन में या घंटों वाइज जो टेम्परेचर में जो परिवर्तन होते हैं, ऊपर नीचे होता है, उसे बोला जाता है मौसम। वर्षा के 3 प्रकार लिखें, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। वायुदाब क्या है? वायु जो दाब लगा रही है हमारी पृथ्वी पर या हमारे शरीर पर, उसे बोला जाता है वायुदाब। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? वो है ओजोन गैस। अब यहाँ से आप ये भी सोच सकते हैं कि ओजोन गैस कौन सी परत में पाई जाती है, ये आप फिर से पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा।
वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, बाह्य वायुमंडल या मध्य मंडल? वैसे तो सभी परतें महत्वपूर्ण है, लेकिन क्षोभ मंडल जो है जहां पर सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं और हमें सांस मिलती है, तो वो है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? तो वो है समताप मंडल। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है, यानी कि वर्षा जब तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम क्या बोलते हैं? वर्षा। अभी यहाँ पर कुछ मिलान करने हैं तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। व्यापारिक पवनें कौन सी होती हैं? व्यापारिक पवनें आप देखेंगे तो वो होती हैं स्थायी पवनें। लू कौन सी होती है? लू होती है स्थानीय पवन। मानसून क्या है? मानसून जैसे कि मौसमी पवन होती है। और पवन क्या है? वो है पवन की क्षैतिज गति। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमने सॉल्व किया और हमारा एनसीईआरटी क्लास 7 भूगोल का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 5 हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आपको वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं, ये सब बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आपको कुछ बदलाव चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।